नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। योगी सरकार ने अपने कामकाजों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी गिनवा दी है। जिले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और हर मंत्री अपने प्रभार के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में अपने काम गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। वे कहते हैं सोच ईमानदार, काम दमदार। ये सोच ऐसे ही नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर काबू लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेडिंग में नंबर 1 आया है। निवेश हो रहा है। बाहर के उद्योग यहां लग रहे हैं। न जाने कितने ऐसे काम हैं जिनकी एक लंबी फेहरिस्त है। योगी सरकार उत्साह से लवरेज है, लेकिन उधर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस सरकार ने कोई कामकाज नहीं किए, सिर्फ उन्होंने पुराने कामों को करने का एक कोशिश की है। वे इस सरकार को 0 रिपोर्ट देते हैं। हालांकि ये सब पक्ष विपक्ष ये सब चलता रहता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जाहिर है विपक्ष आरोप लगाएगा कि कोई काम नहीं हुआ है। उधर सरकार की तरफ से भी ये एजेंडा पेश किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिकॉर्ड काम किए हैं। तमाम क्षेत्रों में यूपी नंबर 1 है। इस तरह के विज्ञापन अखबारों में, टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जितने भी होर्डिंग्स हैं उन सबको पाट दिया गया है। वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड उपलब्धि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दर्ज की है। तमाम बाहर के देशों के, बाहर के मीडिया भी योगी सरकार के मॉडल की प्रशंसा कर चुके हैं। उसमें WHO भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। आज भी कई देशों ने अपने यहाँ के अखबारों में छापा है योगी मॉडल ने किस तरह से काम किया है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। लेकिन क्या तस्वीर सच में बदली है? क्या उत्तर प्रदेश में वाकई काम हुए हैं? इन्हीं सब तमाम विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी की नेत्री शालिनी सिंह, कांग्रेस से उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय सुहेलदेव पार्टी के शशि प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बातचीत की शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सिंह जी से। धर्मेंद्र सिंह जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के अब चुनाव मैदान में है, और दूसरी बात, ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से 5 काम हैं जिनको लेकर के आप ये कहेंगे कि सच में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया, योगी सरकार ने कमाल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर से चुनाव मैदान में अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ, अपने विकास के रिपोर्ट कार्ड के साथ मैदान में है और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी? धर्मेंद्र जी। जी, आदरणीय उपाध्याय जी, बहुत प्रणाम आपको। आज उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं तो ये 4.5 साल होने को हैं और उत्तर प्रदेश ने 4.5 साल में बेमिसाल काम किया। अगर हम कहें तो जो हमारी सब आध्यात्मिक अधिष्ठान थे, आज जो हमारी आध्यात्मिक पहचान थी, उत्तर प्रदेश देवभूमि थी, राम कृष्ण की भूमि थी, हम दूसरे युग में जी रहे थे। आज योगी जी की सरकार ने यह दर्शाया कि यह आध्यात्मिक भूमि है, यह काशी है, यह मथुरा है, यह अयोध्या है, यह प्रयाग है। और आते आते अलीगढ़ को भी उन्होंने यह दर्शाया कि ये कैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ऐसे पौरुष सामर्थ्यवान शख्सियत थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर के अपनी सरकार बनाई थी। तो आज हम कह सकते हैं कि काशी मॉडल पूरी दुनिया में लोग देखने आ रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ का धाम किस तरह से सज रहा है। माँ गंगा से बाबा विश्वनाथ का साक्षात्कार होने जा रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और आज दुनिया के लिए ऐसी जगह होगी जहां सनातन धर्मी हिंदू मतावलंबी बैठकर एक साथ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग एक साथ अपने भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में बैठेंगे। तो ऐसी आप देख सकते हैं कि पूरी कनेक्टिविटी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, विपक्ष में बैठे लोग भी जानते हैं कि आने वाले अक्टूबर नवंबर से हम लखनऊ से चलेंगे और गाजीपुर तक 2.5 से 3 घंटे में पहुंचेंगे। आज लखनऊ से बनारस तक की यात्रा आपको 4 घंटे से कम समय में होने जा रही है। आज पूरा मध्य प्रदेश का बॉर्डर जुड़ रहा है सड़कों से। आज गोरखपुर और नेपाल तक का जुड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तैयारी है, गंगा एक्सप्रेस वे की तैयारी है। सड़कों का विकास है तभी पूरे समाज का विकास है, देश का विकास है, प्रदेश का विकास है। तो हम हर मोर्चे पर किसानों के लिए हमने जो किया है, हमने 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आज वो संख्या 12,000 करोड़ से भी कम पर हो गई है। जिन सपा और बसपा के शासन काल में जिन गन्ना मिलों को बेच दिया था, आज
वो गन्ना मिले बेचने की स्थिति में नहीं है। जो निजी मिल मालिक हैं, आज योगी जी की सरकार की ऐसी हनक है कि वह कोई भी गन्ना मिल मालिक किसानों के पैसे का भुगतान रोक ले, ऐसी उसकी हिम्मत नहीं है। आज माफियावाद, जो पूर्वांचल का विकास, पश्चिम का विकास, खासकर पूर्वांचल तो माफियाओं के का गढ़ बना हुआ था। यहाँ तमाम माफिया ठीक है जिनका धर्मेंद्र नाम जी, सुनते आपकी बात का जी। जवाब हम हमारे साथ कांग्रेस के उमाशंकर पांडे जी है, उमाशंकर पांडे जी से ले लेते हैं। उमाशंकर जी, हम समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव भी हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन हम पहले आपसे ये जवाब ले लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे, क्या आप उनसे सहमत हैं कि आपको लगता है कि विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहने लगी है? उमाशंकर जी। उपाध्याय जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये बातें सियासी हैं, ये दावे किताबी हैं। अब मैं इनको क्या जवाब दूं? मैं तो आपके दर्शकों के बारे में सोच रहा हूं कि जो लोग इनके इस बेहतरीन स्वराज्य की परिकल्पना को चैनलों पर आपके माध्यम से सुन रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे और वो इनको कह क्या रहे होंगे। जो लोग हमारी सरकार में 80 रुपए और 90 रुपए में खाने का तेल लेते थे, आज वो 170, 180 और 200 रुपए लीटर खरीद रहे हैं। जो लोग हमारी सरकार में, जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 132 और 134 डॉलर प्रति बैरल था, तब भी जो लोग 70-72 में पेट्रोल पाते थे, आज वो 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल पा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि वो लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। किसान इनके बारे में क्या सोच रहा होगा, जो पहले 50 किलो की बोरी पाता था जिस रेट में, आज मोदी जी ने 5 किलो उसमें से घटा के 45 कर दिया। क्या सोच रहे होंगे योगी के बारे में कि अन्ना पशु, छुट्टा जानवर, उनके मेहनत की कमाई से, उनकी जी तोड़ मेहनत से जो खेतों में अन्न उन्होंने उपजाया है उसको बर्बाद कर रहे अन्ना पशु, और उसके लिए बाढ़ भी अगर वो लगाना चाहें तो योगी जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये बताइए, जिन पशुओं की आप बात कर रहे हैं वो गौवंश की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है, तो क्या गौवंश को कटने के लिए भेज देना चाहिए? जो स्लॉटर हाउस है वहां भेज देना चाहिए? मतलब समाधान क्या है उसका? समाधान मैं बता तो रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए उपाध्याय जी, एक भी चीज रह जाए तो बताइएगा। समाधान इनके योगी जी को कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ टहल आए। वहां पे जो हमारी सरकार ने किया है कि गोबर भी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रही है, और गौशालाओं के नाम पर 700 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सेस लगा दिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए गाय के नाम पर, लेकिन गौशालाओं की तस्वीर क्या, के उपाध्याय जी आपके दर्शकों को जरूर याद होगा। ललितपुर की तस्वीर, मैनपुरी की तस्वीर, लखीमपुर की तस्वीर, लखनऊ के सरोजनी नगर की तस्वीर, जहां पर हजारों गायें भूख, प्यास और इलाज के अभाव में दम तोड़ गई, और किस बेशर्मी के साथ योगी जी की सरकार ने JCB से गड्ढे खोदकर हजारों गायें जो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई थी उनको डंप कर दिया, और ये इनको चमकता उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। पांडे जी, इन सवालों पे अभी भाजपा से जवाब ले लेंगे। हमारे साथ शालिनी यादव भी जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, सपा की एक तेजतर्रार नेत्री हैं। शालिनी जी, आप भारतीय जनता पार्टी को इन 4.5 साल में कितने नंबर देती हैं 10 में से? देखिए, नंबर देने की बात अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि नंबर की गिनती 0 से शुरू होती है, लेकिन पहली बार जो देश में जो हालात हुए हैं, जैसे GDP माइनस में गई है, मुझे लगता है नंबर भी माइनस में होना चाहिए। तो आजादी के बाद पहली बार ये स्थिति बनी है जो इन 7 सालों में देश ने देखी है। GDP अब तो बढ़ रही है, जो पिछले क्वार्टर की GDP है वो बढ़ रही है। औद्योगिक ग्रोथ में भी जो है 11% की ग्रोथ देखी गई है, तो GDP तो बढ़ी है। कोरोना काल में GDP घटी थी तो वो सारे देशों की घटी है। नहीं, GDP अगर आपकी जो आप बढ़ी हुई अभी बताई जा रही है, वो चूंकि -24% पे चली गई थी, तो आप अब वो जो बढ़ा है वो अभी भी वहां तक नहीं आया जो पिछले साल था। तो ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये तो अभी आपने रिकवरी किया है। जो आपने अनियंत्रित लॉकडाउन किया था और जिसका दंश पूरा प्रदेश ने झेला है, वो आपकी कारस्तानी थी, और वो GDP में कोई ग्रोथ नहीं है। ये तो अभी आप जो पुराना था उसी को अभी आप कर नहीं पाए। दूसरी बात, जो अभी बता रहे हैं कि ये तरह तरह के जो विकास की बात की जा रही है, और ये
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, एक्सप्रेसवेज की बात की जा रही है कि बन रहे हैं, बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी अभी मैं देखती हूँ, शायद अभी एक हेडलाइन था कि अभी 2 दिन की बारिश जब हुई है इधर, तो उसमें जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसमें किस तरीके से दरारें आ गई हैं, अभी जिसका उद्घाटन होना। तो जो कार्य किए हैं वो भी 4.5 साल में कुछ दिखाने के लिए है नहीं। जो सपा के समय के कार्य हैं उन्हीं का उद्घाटन अभी तक चल रहा है, पूरा कार्यकाल बीतने को आ गया। तो और जो किए हैं उनकी हालत ये है कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, कहीं पिलर गिर जा रहा है, कहीं पे सड़क पहले ही दरक जा रही है। तो आगे उसका क्या हश्र होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है शालिनी जी, हमारे साथ शशि प्रताप जी हैं, भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राजभर जी का आखिर स्टैंड क्या रहने वाला है? आपने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, फिर साथ छोड़ दिया, अब फिर एक बार उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे मिले, अखिलेश जी से मिले, ओवैसी के साथ जा रहे हैं। आखिर आप जा कहाँ रहे हैं? और इस विकास को जो भारतीय जनता पार्टी जिनके दावे कर रही है, उस विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं? शशि जी। जी नमस्कार उपाध्याय जी। देखिए, राजनीति में नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, सभी लोग सबसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि भाजपा के 4.5 साल, योगी जी के 4.5 साल, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 4.5 साल में योगी जी और भाजपा सरकार ने क्या किया है। गाय बछड़ों से किसान को परेशान किया है, सरसों का तेल 65 रुपया से 200 रुपया किया है, दाल 70 रुपया से 150 रुपया किया है। ये खासकर मैं धर्मेंद्र भैया को बताना चाहता हूँ। धर्मेंद्र भैया आप सुनिएगा इस बात को। पेट्रोल 70 से 100 के पार कर दिया, डीजल को 55 से 90 के पार कर दिया, सिलेंडर को 400 से 1000 पार कर दिया, सब्सिडी जो सिलेंडर पर 250 मिलता था उसको 50 रुपया कर दिया, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपया से 50 रुपया कर दिया, रेलवे का किराया 700 से 1400 कर दिया। शिक्षा जगत में धांधली, बिना पढ़ाए 2 साल से बच्चों से फीस लिया जा रहा है। जो बालू 2000 रुपये ट्रैक्टर मिलता था उसको 12,000 रुपये ट्रैक्टर कर दिया। 4.5 साल में बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा पेश कर दिया। बिजली का बिल सबसे महंगा किया, 7.5 रुपया पर यूनिट। बनारसी की गलियों में 1-1 फीट का गड्ढा, गलियां रो रही हैं। टूरिज्म खत्म हो गया यूपी से, बस मालिकों की बसें खड़े खड़े सड़ गई। पुलिस का इनकाउंटर का रिकॉर्ड इसी सरकार में कानपुर में हुआ। कोरोना में ऑक्सीजन के बिना हजारों मौत हुई। आज डेंगू से सैकड़ों मौत हो रही है। मच्छर मारने की जो फॉगिंग मशीन है वो कागज पर चल रही है, कहीं फॉगिंग नहीं हो रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर 300 की जगह 3000 की बिल दी जा रही है। एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगी, एक भी कुटीर उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीज बच्चा की औरत 700 रुपए में मोबाइल बेचकर अपने बच्चे को जान बचाने के लिए तड़पती रही, फिर भी उसका बच्चा नहीं बचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे मर रहे हैं। विज्ञापन में बंगाल का पुल और अमेरिका की बिल्डिंग और कारखाना दिखाया जा रहा है। यह 4.5 साल में योगी जी ने किया है। और योगी जी प्रतिदिन, आपकी बातों का जवाब धर्मेंद्र जी से ही ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना, आप इन तीनों के बीच में आप अकेले हैं। शशि जी आएंगे आपके पास, अभी वक्त है, काफी वक्त है। भैया बहुत पुराने धर्मेंद्र जी, तो इन तीनों वक्ताओं को सुनने के बाद अब आप क्या कहते हैं? मैं शशिकांत जी को बहुत लंबे समय से, और सारे लोग हमारे मित्र हैं, बनारस के ही हैं और बनारस में रहते हैं। गाजीपुर में कोई रहता है, कोई बलिया में रहता है, सब लोग जानते हैं। और अकेले में आएंगे तो बताएंगे कि अगर मोदी जी और योगी जी न आते तो इस उत्तर प्रदेश का क्या हाल। अटल जी की सरकार थी, श्रद्धेय अटल जी की, 2000 में पास हुई थी, जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी भूतल परिवहन मंत्री थे। बनारस में 3 फेज की रिंग रोड योजना बनी थी, नहीं बनी। जब 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तो वो फाइलों में दबी, जो धूल में दबी फाइलें थी वो निकल कर बाहर आई। शशिकांत जी यहाँ के बनारस के हैं और जानते हैं कि इससे कितना बनारस नहीं, पूरे बिहार का, पश्चिमी बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सारे इलाके का विकास होने जा रहा है। आप
देख सकते हैं कि जो बनारस की गलियां थी बजा रही थी, अगर ये जानते, सब लोग जानते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं, जाते थे गोदौलिया पर कूड़ा बजाता था। आज उस गोदौलिया चौराहा जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का है, जाकर वहां दिखाइए, गंगा स्नान कर लोग आते थे, पनाले में उनके पैर पड़ते थे। तो आज बनारस नहीं, पूरा पूर्वांचल, मैं कह सकता हूं कि पूरा बिहार में आज जो परिवर्तन की मिसाल दिख रही है, परिवर्तन की बयार दिख रही है, वो शायद सब लोग महसूस नहीं करेंगे। शशिकांत जी का मैं एक राजनीतिक जवाब दे दूं कि जब इनके नेता ओम प्रकाश जी जब जाते हैं, सब लोगों को मालूम है, थोड़ी सी उनके पूर्वांचल के हम लोग के जो नेता जिनको बनाने की कोशिश हो रही है, भाजपा पृष्ठभूमि के हैं, कभी कभी वो द्वंद में आ जाते हैं कि मैं किधर हूँ। एक और राष्ट्रवाद देखते हैं तो एक और माफियावाद में फंस जाते हैं। तो राष्ट्रवाद में जो इनके वोटर्स हैं, जब अपने पुरखों का इतिहास देखते हैं, पुरखों का इतिहास सुनते हैं, पुरखों का इतिहास गाते हैं, तो उनके बाजू फड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्यों न राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल हो जाऊं। तो उनका दबाव है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी निर्णय नहीं ले रहे हैं। और मैं मानता हूं जो शशि जी ने मुद्दे उठाए, महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने रेट कार्ड पेश किया, उस रेट कार्ड का जवाब क्या है? महंगाई के मुद्दे पर आपका जवाब क्या है? ये तो आपने ऐतिहासिक, राष्ट्रवाद की और बहुत इवेंट वाली बातें कर दी, लेकिन जो शशि जी ने मुद्दे उठाए, शालिनी जी ने जो अभी कहा, उमाशंकर जी ने कहा, उन्होंने कहा महंगाई बढ़ रही है, सतह पर विकास नहीं दिख रहा है, उनका जवाब क्या है आपके पास? और हेलो धर्मेंद्र जी, हाँ आवाज आ रही है सर? देखिए, सवाल यह है कि हम लोग इसी जी आ रही है, आप देश के वासी हैं, हाँ देश के वासी हैं, और वह जानते थे कि जब एक सिलेंडर के लिए हम लोग वो उसका राह देखते थे, ट्रॉली मैन का, हम लाइन लगा करके देखते थे। गरीब की बस्तियों में तो सिलेंडर का क्या होता है, गैस का चूल्हा क्या होता है, उन्होंने जाना भी नहीं था। आज डीजल की किल्लत, कांग्रेस के जमाने में लोग लाइनें लगा करके डीजल लेते थे, सब्सिडी दी जाती थी, उसमें चोरी होती थी। आज मोदी जी ने महंगाई पर जो भी नियंत्रण पाया है, देश को एक अच्छी व्यवस्था दी है, और मैं समझता हूं कि यह सरकार जितनी संवेदनशील है, हर देश का एक एक बच्चा यह नहीं सोचता कि मोदी जी का फैसला कोई गलत है। उनके निर्णय पर, उनकी सरकार के निर्णय पर उसे पूर्ण भरोसा है, और वह जानते हैं कि देश के हित में, देश के लोगों के हित में जो भी होगा, उचित होगा, वो करने को तैयार है। और सभी किसान, मजदूर, नौजवान, आज का जो भरोसा नरेंद्र मोदी जी इतने 14 वर्षों बाद इस देश को ऐसा सक्षम नेतृत्व मिला है, भरोसे का नेतृत्व मिला है। जब कोरोना काल में आप देखिए, वह कहते हैं कि जनता कर्फ्यू, सड़क पर बिना पुलिस प्रशासन के जनता का गीत नहीं सुनने बैठे, कोई एक नेता लोगों को भी मौका दीजिए। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम आदमी उपवास करेंगे, लोगों ने उपवास किया। आज आपकी बात का शशि प्रताप जी जवाब देना चाहते हैं। शशि प्रताप जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। शशि जी धर्मेंद्र भैया, उमाशंकर जी आता हूँ आपके पास। धर्मेंद्र भैया, यही बनारस है जिसमें जब से सूरज चांद निकला है, जब से धरती माता आई है, जब से गंगा मैया आई है, उसी गंगा में कोरोना में लाश बहा है। यह घटना पहली बार इस सरकार के 4.5 साल में हुआ है। शशिकांत जी, सौभाग्य मनाइए। हमने बीच में कुछ नहीं बोला, आप सुनिए, हमने कुछ नहीं बोला, आप सुनिए। दूसरी, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, बनारस में 50 गौशाला खुला है जहां गायें भूखे मर रही हैं। जो हिंदुत्व की बात आप करते हैं, आपकी पार्टी करती है, गाय को माता मानती है। हम लोग जब अखबार में पढ़ते हैं कि गायें भूख से मर रही हैं और उनको पानी में डूबी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो बहुत दर्द होता है हिंदू होने का कि हम गाय को माता मानते हैं। और यह सरकार गौशाला बनाकर कैसे जानवरों को, गायों को, हमारी माताओं को किस स्थिति में करती है, प्रतिदिन अखबार में मिलता है। जहां तक आपने रिंग रोड की बात किया, मैं रिंग रोड का स्वागत करता हूं कि आपकी सरकार ने बनाया, लेकिन उन गलियों में जाकर देखिए जहां आज भी 1-1 फीट गड्ढा और वो गलियां बजा रही हैं, लोग परेशान है, उसके तरफ भी ध्यान दीजिए। मोदी जी और योगी जी आते हैं, आप लोग उन्हीं गलियों में उसी रास्ते को ले जाते हैं जो बना हुआ था और जो बना हुआ है।
अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं से कहना चाहता हूँ, खासकर धर्मेंद्र भैया से, कि योगी जी कल आ रहे हैं, उनको दो चार ठो गली घुमा के दिखाइए कि यह 4.5 साल का आपका विकास है, कम से कम शहर का दिखा दीजिए, तब समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, एक सवाल मेरा भी है। मेरा सवाल ये है कि जिस समय कोरोना फैला हुआ था उस समय वैक्सीनेशन को लेकर के, जब वैक्सीनेशन के लिए सारे देश ये कह रहे थे कि वैक्सीनेशन कब आएगा, उस समय हमारे देश ने न केवल वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस किया बल्कि उसे उत्पादित किया और वैक्सीनेशन को इस स्थिति में लेके आए कि वो वैक्सीनेशन शुरू हो सके। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि ये वैक्सीनेशन भाजपा की है। देखिए, पहली बात तो केके जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा ये वैक्सीन भाजपा का है। समाजवादी पार्टी ने कहा हो तो आप उनसे बात करिए, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। राहुल गांधी जी वो पहले नेता थे जो डे वन से, कोरोना के शुरू होने के पहले से ही प्रधानमंत्री जी को लगातार चिता रहे थे कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, अगर आपके दर्शकों को याद हो। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे थे, जो हमारे देश की ऑक्सीजन थी, 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ये देश प्रोड्यूस करता है। विश्व के तमाम देशों को हम ऑक्सीजन देते हैं, इसके बावजूद हमारे लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ये इस बेशर्म सरकार की नासमझी का परिणाम है। और मैं आपको बताता हूं, आप जो आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने एक सशक्त ईमानदार विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे, वो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, वो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, तमाम चीजें वो विदेशों को तब तक सप्लाई करते रहे जब तक कि त्राहिमाम इस देश में मच नहीं गया। गंगा मैया से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और वहां पे 500 करोड़ की वैक्सीनेशन कूड़े में पाई गई थी और उसके फोटो सारे अखबारों में छपे थे, देश भर के टीवी चैनलों ने दिखाया था। हालात बहुत खराब थे जब राज्यों ने ये कहा था कि वैक्सीनेशन हम करेंगे, और उस समय राज्यों को ये छूट दी गई थी, वैक्सीनेशन की मारामारी हो गई थी। आपने मुझसे पूछा है, आपने प्रश्न अपना जोड़ दिया था, तो लेट मी कंप्लीट। प्रयागराज के घाट हमने देखे, गंगा मैया को देखा, और वो बनारस वाला पुल जो गिरा था जिसमें 18 लोग मारे गए थे, उस पुल के बारे में क्या कहेंगे? आज तक उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। छोटे मोटे इंजीनियर और एक ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करके स्थिर कर लिया। देवरिया के स्लाटर हाउस का क्या हुआ और बेरोजगारी का क्या हुआ? जो अभी अभी रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.3% से बढ़ के 7% तक पहुंच गया। CMI की रिपोर्ट है ये। आप अपराधों की क्या बात करेंगे? जो NCRB का डाटा आया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहेंगे आप, जिन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो नरसंहार हो रहा है। क्या कहेंगे के उपाध्याय जी, नरसंहार कौन करता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जोर का तमाचा योगी सरकार के गाल पे जड़ा था, वो हम तो नहीं कह रहे थे ना। और वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, कब बना वो वैक्सीन? पुणे का वायरोलॉजी सेंटर कब बना? के उपाध्याय जी जरा पूछिए इनसे, कब बना SGPGI का मेडिकल कॉलेज जिसमें योगी जी भगवा पहन के गए थे लगवाने? हिंदू धर्म को बदनाम करने वालों से जरा पूछिए, राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाले लोग जो सलमान अंसारी के पीछे खड़े हो गए, खबरदार। ये उमाशंकर जी, अक्षम अपराध आप लोग करते हैं। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, आप मंदिर बना रहे हो, राम के नाम पर राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग शर्म नहीं आती? बेशर्म हो, कांग्रेस बेशर्म है, तो राम का अस्तित्व नकारती है। आपको बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आप राम के नाम को, आज मुझे गर्व है, करोड़ों देशवासी राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना तन मन चाहिए। आप जैसे लोगों ने कांग्रेस को डुबोया है, आपकी प्रो मुस्लिम राजनीति में कांग्रेस को डुबोया है, और आने वाला समय अभी आपको और सबक देगा। क्या बात करते हैं आप राम का? आपने एक पैसा दिया है, आप कौन होते हिसाब लेने वाले? मर गए और आप बेशर्मियत की 9 लाख लोग हिसाब लेने वाले मर गए। गलत बात नहीं, योगी सरकार क्या कर रही थी? आपको भी सजा मिलेगी। राम ने अभी सजा नहीं दिया है,
और ये राम का नाम तुम जैसे पापियों को शोभा नहीं देता। यू आर डोंट डिजर्व, आप डिजर्व नहीं करते हो, पापी हो आप लोग। राम के नाम पर, गाय माता के नाम पर, गंगा मैया के नाम पर आप आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। घर चलता है आपका इस चंदे से, इस चंदा चोरी से आप लोगों का घर चलता है। काला धन लगा के आप लोगों ने लाइन में लोगों को मार दिया, नोटबंदी में आपने लोगों को मार दिया। ये बेशर्मियत है। आप क्या बात करोगे? देश कैसे बनता है? कांग्रेस लगेगा। अभी जो बजा रहा है मोदी और योगी को भेजो, कांग्रेस की सरकारों से ट्रेनिंग लेकर आए, नालियां बना दी हैं, फर्जी डिग्री लेके चले आते हैं लोग, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके पता नहीं कहां से चले आते हैं। भेजिए इनको हमारे यहाँ ट्रेनिंग करें। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती। लगता है बहस गर्म हो गई है। हम शालिनी यादव जी के पास चलते हैं। मुश्किलां तय हारे नहीं, मुकाबला करके दिखाया से। पैरा ओलंपिक में भी महारे शेरा ने खूब धूम ठाया से। मेहनत कशों और देशभक्तों की धरती हरियाणा के नौजवान खिलाड़ी अपना उच्चतम प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में धूम मचाने के बाद पैरालंपिक खेलों में भी हरियाणा के जुनूनी खिलाड़ियों ने पदक जीतकर न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के शेर दहाड़े बीच टोक्यो सजे अखाड़े, आंगे मार के चाड़े पाड़े गाम गाम में बजे नगाड़े। शुभ अवसर आया जश्न मनाने का, पैरा ओलंपिक में भी इब के लट जड़ गया हरियाणा का। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 1968 से 2016 तक भारत के कुल 12 पदक आए थे, जबकि इस बार भारत के सितारों ने पूरे 19 पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। भारत के कुल 19 पदकों में से हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें सोनीपत के मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड, सोनीपत के ही सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड, फरीदाबाद के सिंहराज ने शूटिंग में एक रजत और एक कांस्य पदक, झज्जर के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत और कैथल के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पदक हासिल किए हैं। जनगण मन की धुन बाजी, अंबर में तिरंगा लहराया, अंबर में तिरंगा लहराया। खेल भावना ने मैदान में खुल के अपना हुनर दिखाया, खुल के अपना हुनर दिखाया। क्या कहने अंदाज जीत का मेडल लाने का, पैरा ओलंपिक में भी इब के लट जड़ गया हरियाणा का। इस बार पैरालंपिक खेलों में देश के कुल 54 खिलाड़ियों में से 19 हरियाणवी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये संख्या दिखाती है कि हरियाणा के खिलाड़ियों में कितना जोश, जुनून और जज्बा भरा हुआ है। इसी बात और इसी भावना को समझ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति के तहत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की तरह ही पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी बराबर का सम्मान और नकद पुरस्कार देने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसमें स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी को सरकारी विभागों में नौकरी का उपहार भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है और इसके अलावा हर प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस प्रकार 5 विजेता खिलाड़ियों, 14 अन्य प्रतिभागी खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने 27 करोड़ से अधिक की धनराशि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इन खिलाड़ियों को दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन खिलाड़ियों को इनकी उपलब्धियों पर हौसला बढ़ाते हुए बधाइयां दी हैं। सबसे पहले तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अब आपकी एक पहचान बनी है,
एक प्रकार से आप सेलिब्रिटी बन गए हैं। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। खेल और खिलाड़ियों के प्रति प्रधानमंत्री जी की इसी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती आ रही है। तभी तो आज ये दिन आया है जब हमारे पदक विजेता खिलाड़ियों के इस सुनहरे प्रदर्शन और उपलब्धियों पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है। पैरा ओलंपिक में भी इबके लट गड़ गया हरियाणा का। सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. शालिनी जी आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी इस बहस पर? हाँ जी, ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो अभी बनारस की बात लेकर के और जो विकास की बातें बताई जा रही हैं, तो और अभी कहा पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि 4.5 साल पूरे उत्तर प्रदेश के हुए हैं। मेरा भी सभी वक्ताओं से कहना है कि वे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और राम और कृष्ण की भी बात करें, लेकिन विकास की भी बात करें कि कहाँ सड़कें बनी है, कहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये सब भी आप लोग सवाल करिए। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार ने अपना जो एजेंडा पेश किया है उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। जी हाँ जी, तो देखिए अभी अभी कहा गया कि जी शालिनी जी आप जारी रखिए। योगी जी और मोदी जी अगर नहीं होते तो देश बर्बाद हो जाता, प्रदेश बर्बाद हो जाता। तो मेरा तो कहना है कि अगर योगी जी और मोदी जी नहीं होते तो ये जो बेरोजगारी का जो आप आंकड़े देख रहे हैं, जो आप अभूतपूर्व महंगाई देख रहे हैं और कोरोना से जो आपने जो हाल देखा देश का, जिसने पूरे विश्व में समझ लीजिए देश का इसका सर झुकाया और शर्मसार किया और इतनी बदनामी हुई, मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना होती। अगर ये लोग नहीं होते तो ये सब चीजें ना होती। पूरा विश्व ये भी देख रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने बनाया है। कल लगभग 2 करोड़ से के आसपास वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। हाँ रिकॉर्ड, अब आप रिकॉर्ड बनाते रहिए। जब विनाश करके सबकी जानें चली गई, बेमौत लोग ऑक्सीजन, दवाई और बेड के लिए मारे गए, तब उसके बाद अगर आप ये सब चीजों शालिनी जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस समय कोरोना फैला हुआ था और वैक्सीनेशन हमारे देश ने प्रोड्यूस की थी, उस समय अखिलेश यादव ने यह कहा था कि यह वैक्सीनेशन भाजपा की है। लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, तालाबों में कूद करके जान दी। वे कोरोना से मरने को तैयार थे लेकिन वैक्सीनेशन लगाने को तैयार नहीं थे। तो क्या ये पाप अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? हाँ, अब आप मुझे जवाब देने दें। और बाद में मुलायम सिंह जी भी एक वैक्सीन लगवा के आए और अखिलेश भी लगवा के आए। और ये बयान तो कोई मेरा बयान नहीं है, भाजपा का बयान नहीं है, ये बयान रिकॉर्ड में है। आप YouTube पे देख सकते हैं, सारे चैनलों पे है। हाँ, अब मुझे भी जवाब देने दीजिए बिना इंटरप्शन के प्लीज। तो ये सारी बर्बादी हो जाने के बाद जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ऑक्सीजन ना मिलने से जो दम घुट के मरे हैं जो लोग, वो जीवन भर ये भूलने वाले नहीं है। और अब आप ये गिनाएं कि आपने आज रिकॉर्ड बनाया है, आपने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाएगा, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो ये बातें की जा रही हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप उन आंकड़ों की बात क्यों नहीं करते? आप 2 करोड़ वैक्सीनेशन की इसका रिकॉर्ड की बात करते हैं, लेकिन आज आप बेरोजगारी के आंकड़े की बात क्यों नहीं करते?
आप जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में, जो महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं उसमें 15% उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं। दलितों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें 28% उत्तर प्रदेश से हैं। किडनैपिंग, महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं, शालिनी जी, महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं उसमें योगी सरकार का ये कहना है कि हम FIR करते हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम पे तो महिलाओं पे अत्याचार होते थे, FIR होती ही नहीं थी, इसलिए वो आंकड़ों में बड़े दिखाई दे रहे हैं। 2016 से 2020 में 20% की वृद्धि महिला अपराधों में हुई है। और जिस तरीके से आज छोटी बच्चियों का रेप होकर के उनको विभत्स तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, ये कभी किसी सरकार में नहीं देखी गई है। और जो बाकी के आंकड़े आप देख लीजिए, कुल अपराध जो बाकी के भी अपराध हैं पूरे देश के, आज 11.5% उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये आंकड़े तो ये हैं। आप वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करते हैं, आपने जब सब बर्बाद हो गए, सबके जो लोग चले गए अब वो वापस आने वाले नहीं है। आप लास्ट वैक्सीनेशन जो करा लेंगे, आप उस समय क्या कर रहे थे? आप तो चुनाव में व्यस्त थे। पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में कराए गए उसमें कितने सारे जो ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, शालिनी के सवालों के जवाब क्या है आपके पास? वो कह रही हैं कि वैक्सीनेशन के आपने भले ही रिकॉर्ड बनाए हों, लेकिन जिन लोगों की जान जानी थी वो तो चली गई, और जिस समय गंगा में लाशें बह रही थी उस समय कहाँ थे? आज आप तमाम रिकॉर्ड बनाते रहिए, ये चुनाव को देखते हुए है। जी, ईश्वर न करें कि ऐसी आपदा फिर कभी हम लोगों को जीवन में देखनी पड़े। और जिस तरह से हमारी सरकार ने जितना प्रबंधन किया, जितना मैनेजमेंट किया, वह हम समझते हैं कि कोई भी यह शुक्र मनाइए कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार थी, जिनके अंदर इतनी संवेदना थी कि अपने। अब आप मेरी आवाज आ रही है उपाध्याय जी, या बंद कर दी गई है? पांडे जी, आप चुप रह सकते हैं? नहीं, आप चुप थे जब मैं बोल रहा था। राम का नाम मत लीजिए, आप सब बोलिए। राम के नाम पर ये इस तरह की अभद्रता न करिए। अरे राम के नाम पर चंदा चोरी करने वालों, सलमान अंसारी के पीछे खड़े होने वालों को भी राम ने बहुत दंड दिया है। आप उसको क्यों कर रहे हैं? अगर शर्म आ रही है तो अपने लोगों से चंदा चोरी क्यों करवाई? राम के नाम पर चंदा चोरी क्यों की? अगर शर्म आ रही थी, सुनने में अगर शर्म आ रही है, बेशर्म आदमी राम के नाम पर चंदा चोरी करने वालों, राम के नाम पर चंदा चोरी करने वालों, गंगा मैया के नाम पर बेईमानी करने वालों, गाय माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों, हमको हिंदू धर्म सिखाओगे? हमको सिखाओगे? किरण रिजिजू से जरा जाके पूछ लो। किरण रिजिजू से एक बार पूछाओ ना, जाओ ना एक बार किरण रिजिजू से पूछाओ, समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं वो। गाय के नाम पर हटाया उनको किरण रिजिजू को। उमाशंकर जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल करें आप विरोध करिए, लेकिन मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए। मेरा दोनों ही वक्ताओं से निवेदन है कि मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप विरोध करिए, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें। पब्लिक देख रही है आपको। पब्लिक देख रही, मैं भी। जी धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। शब्द मेरा अमर्यादित है, जरा बता दीजिए के उपाध्याय जी। आइए हम लोग पहले इसी पर मर्यादा पर बहस कर लें। करने वाले कौन होते हैं? आपने चंदा दिया है, आप रसीद दिखाइए जरा। गरीब आदमी ने, झोपड़ी में रहने वाले ने चंदा दिया है, वो तन मन धन उसका समर्पित है राम के लिए। आप क्यों राम के नाम पर हल्ला करने वाले? राम के नाम पर भद्र शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, आप बाकी मुद्दों पर बात करिए। और मैं कह रहा हूँ कि आज इस देश के करोड़ों लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज योगी और मोदी जी की सरकार है। उमाशंकर जी प्लीज धैर्य रखिए। आप तुम्हारे बोल रहे हैं, अरे आप सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करिए। चंदा चोर, ये क्या शब्द है? चंदा चोर मैं तो कह रहा हूँ, साबित करे ना वो नहीं है। क्या चंदा चोरी नहीं हुई? जमीनों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? और कितने सबूत चाहिए? सलमान अंसारी के पीछे पूरी भाजपा। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण में आपकी जिंदगी बीत गई कांग्रेस की, और उससे काम चलने वाला नहीं है। आज हिंदुत्व जाग गया है, वो अपना ये बहस विकास पे थी और आप लोग राम मंदिर पे चले गए। धर्मेंद्र जी, में विकास पे शालिनी जी जो प्रश्न उठाए थे, शालिनी यादव ने, उनका जवाब दीजिए कि वैक्सीनेशन में आपने भले ही रिकॉर्ड बना लिए हों, लेकिन जब कोरोना फैल रहा था तब कहां थी सरकार? ऑक्सीजन की कमी थी, प्लांट नहीं थे, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे।
इन सवालों का जवाब दीजिए। योगी जी की सरकार ने जितनी कड़ी मेहनत की, अगर इन लोगों की सरकार होती तो शायद यह स्थिति जो आज हम लोग बचे हुए हैं, जो कोरोना का संकट था, एक एक अस्पताल को दवाओं की सप्लाई, इतने 1000 बेड के एक महीने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर डीआरडीओ ने अस्पताल बनाया और गांव के हर मुहाने पर स्वयं मुख्यमंत्री गए, कोरोना काल के समय गए, उन्होंने एक एक चीज की मॉनिटरिंग की, अफसरों को। अरे आप कभी सड़क पर आके देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तुम लोग तो गान डॉक्टर के साथ बैठ के डिबेट कर रहे थे, सड़क पर तो हम लोग थे ना, बसें तो हमने भेजी ना, ऑक्सीजन हमने भेजी ना, हमने भेजी ना ऑक्सीजन का टैंकर छत्तीसगढ़ से हमने भेजी थी उत्तर प्रदेश में। वो जो एसजीपीजीआई वो हमने बनाया था, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, PHU का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, अलीगढ़ का जवाहर मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था। आपने क्या बनाया? गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों को आप विरोध करने वाले, हिंदू शब्द का विरोध करने वाले कांग्रेस तो उनको अध्यक्ष नहीं रहने दिया। मालवीय जी की आत्मा भी आप कोसेगी। आप मत कहिए हमने बनाया, वो महात्मा बापू और मालवीय जी ने बनाया है। ये हमने किया, आपने क्या किया? क्या किया बताओ ना, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? मालवीय जी, आप दोनों की बहस में किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक एक करके बोलेंगे तो जनता को सुनाई देगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। इलाज हुआ कौन से मेडिकल? हम शशि प्रताप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शशि जी। उमाशंकर जी एक मिनट, आपके पास आता हूं मैं, अभी पर्याप्त समय है हमारे पास। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, जी शशि जी बोलिए। कोई ना बोले। और पहली बात, उमाशंकर पांडे जी से मैं कहना चाहता हूं कि किसी डिबेट पर बैठकर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि इसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग के कारण आप लोगों का हाल उत्तर प्रदेश में 7 सीट पर आके रह गया है। और यहाँ हम लोग बैठे हैं डिबेट में, फिर बोलने लगेंगे आप, फिर बोलेंगे आप। ये अभी डिबेट में हम लोग बैठे हैं, 4.5 साल में योगी जी और भाजपा सरकार ने क्या किया, तो मैं बता रहा हूँ ना क्या किया। कोरोना काल में 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, कहाँ से पैदल चल के आए, जिनको योगी जी ने कहा कि मैं सबको रोजगार दूंगा, सब लोग भूखे मर रहे हैं। कुंभ के मेला में कैग का रिपोर्ट आ गया कि उसमें मोटरसाइकिल पर, ट्रैक्टर और कार के नंबर पर मट्टी और बालू ढोया गया। इस 4.5 साल में काम हुआ है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। आप लोग उलट के घूम के पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं बनारस की बात बताता हूँ। आज के डेट में बनारस समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मिनी राजधानी है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर शनिवार को आते हैं बनारस में। उसके बाद भी बनारस का विकास का जो हाल है, मैं तो कहता हूं के उपाध्याय जी से अपने किसी पत्रकार को भेजकर बनारस की शहर की गलियों में घूम के लोगों से पूछ लीजिए, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो भाजपा को वोट देने की बात करेगा और भाजपा की बड़ाई करने की बात करेगा, सिवाय धर्मेंद्र भैया के। शशि जी, बनारस के एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचने में पहले 1 घंटा लगता था, 15 मिनट लगते हैं। वो जो फ्लाईओवर बना है और जिस खूबसूरती से बना है फ्लाईओवर, वो देखने लायक है। 10 मिनट लगता है। जो काम हुआ है, सुनिए, जो काम हुआ है वो काम दिखाई दे रहा है। उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन उसके पीछे कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में पता कर लीजिए। अरे वो बनारस वाला एयरपोर्ट किसने बनाया था, जरा बताएंगे दर्शकों को? लखनऊ वाला एयरपोर्ट किसने बनाया था? गोरखपुर वाला किसने बनाया था? इलाहाबाद वाला किसने बनाया? अरे भैया मेरे, जो आएगा, जो सरकार में आएगा कुछ न कुछ करेगा। बनाया था क्या मतलब होता है? अच्छा, जो सरकार में आएगा कुछ न कुछ करेगा। IIT उसी तरह होता रहा है। जो बीजेपी ने जो सड़क बनवाई है, जो सड़क बनी है, इसके पहले भी सड़क था। किसने लगाया था? चौड़ा कर दिया है। 3 थर्मल पावर स्टेशन किसने लगाया था? 3 NTPC 4 से किसने बनाया था? शंकर बताइए ना। भदोही का कालीन उद्योग किसने बनाया?
बनारस में डीजल और आप अरे सुनिए, बनारस में डीजल इंजन का रेल कारखाना किसने लगाया था? बनारस में डीजल इंजन का रेल कारखाना 1959 में हमने लगाया था। 1964 में उसमें से पहला डीजल इंजन बन के तैयार हुआ और 1976 में भाजपा के जन्म के 4 साल पहले ही हमने तंजानिया को एक्सपोर्ट किया था। उसी बनारस से डीजल इंजन का कारखाना 1976 में हमने एक्सपोर्ट किया था। आपने क्या किया मान्यवर? हमने साड़ी उद्योग बनाया और भाजपा ने साड़ी उद्योग को बंद कर दिया। हमने कालीन उद्योग को डेवलप किया। इनकी पॉलिसी से सब बर्बाद हो गए। पावर लूम वाले अपना पावर लूम बेचकर ठेले और रेहड़ी लगा रहे हैं। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हमने पूरा अंबेडकर नगर से लेके गाजीपुर से लेके आजमगढ़ से लेके हमने धागा मिलों का पूरा नेटवर्क फैलाया। टांडा में जो है साड़ी उद्योग, टेक्सटाइल मिल, टांडा का थर्मल पावर स्टेशन, ये सब कांग्रेस ने किया। इन्होंने क्या किया? भैया सुनिए, आजादी के बाद कांग्रेस का शासन बहुत सालों तक रहा है। इनको तो अभी 4.5 साल ही हुए उत्तर प्रदेश में। आप 4.5 साल में चाहते हैं कि जो 70 साल का है वो 4.5 साल में कंप्लीट कर लें? तो करेगा कौन? हम आके करेंगे। भाजपा बात हो रही है 4.5 साल में भाजपा और योगी जी ने क्या किया, उस पर चर्चा कीजिए। आप तो सन 47 से सब कुछ करते हुए आ रहे हैं। 40 साल आपने राज किया, तो करेगा कौन? शालिनी यादव जी करेंगी, धर्मेंद्र सिंह जी करेंगे, सभी प्रताप सिंह करेंगे। आप ही को करना है ना। इसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। उमाशंकर जी एक सवाल आपसे कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे और मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कांग्रेस ने जिस तरीके से कवायद की थी वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बाद में योगी सरकार ने इसमें सफलता पाई और मुख्तार अंसारी यहाँ पे आए। क्या मुख्तार अंसारी को आप मसीहा मानते हैं या माफिया मानते हैं? इस तरह के कई माफिया हैं, मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, ये तमाम सारे या तो जेल में हैं या वो माफियाएं हैं जिनको एनकाउंटर में मार गिराया है। आज प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी ठीक है तो क्या कानून व्यवस्था का राज भय से या धमक से कायम नहीं होना चाहिए? और अगर कांग्रेस ने पंजाब में मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश की थी तो वो क्यों की थी? आप क्यों ऐसे कर रहे? मैं समझ गया आपका प्रश्न। सुन लीजिए के उपाध्याय जी, वो जो मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस से चलता था वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ी हुई अलका राय जिनका हॉस्पिटल था उनके नाम से था। और कितने साल से वो चल रहे थे? अच्छा छोड़िए, वो जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज थे भारद्वाज जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर 2018 के अभियोजन के कानूनों के तहत योगी सरकार और दिल्ली की अमित शाह की पुलिस दोनों ने संरक्षण दिया होता तो ना तो गवाह मरते और ना गवाहों को धमकाया जा सकता और ना मुख्तार अंसारी को छूट मिल जाती, वो रिहा हो गया था। और उस पर तब कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने भी योगी के खिलाफ तमाम सारी बातें की थी, आप याद करिए। और पंजाब भेजा किसने था मान्यवर? योगी सरकार ने भेजा था पंजाब। और मामला कहां था? कोर्ट में था। क्या पंजाब सरकार कोर्ट से बढ़कर है? आप ये कहना चाहते हैं? कब हमने मुख्तार अंसारी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया? कब हमने मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी में शामिल कराया? हमने तो कभी नहीं किया। हमें कौन सा राजनीतिक फायदा है मुख्तार अंसारी से? योगी और मुख्तार अंसारी की पुरानी दुश्मनी उत्तर प्रदेश को कबाड़ बिगाड़ रही है। क्यों नहीं उनको फांसी दिलवाया? क्यों नहीं उनको उनका क्या कहते हैं अभियोजन करके गवाहों को बचाया योगी जी ने? ये जो मतलब पर्दे के आगे और पीछे की स्क्रिप्ट है वो हमें के जी आपके दर्शकों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये जो अपराधियों के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के उसका जवाब धर्मेंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शालिनी यादव जी से पूछना चाहता हूं। शालिनी जी, मुख्तार अंसारी के भाई को अभी समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है, उसकी क्या वजह है? आखिर क्या संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी? जबकि एक जमाने में अखिलेश यादव जी ने डीपी यादव को शामिल न करके एक बड़ा संदेश दिया था कि वो माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ बहुत प्रेम समाजवादी पार्टी दिखा रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनके पास 15 गंभीर आरोप और मुकदमे थे, गंभीर, जिसमें मर्डर के भी थे, और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने वो स्वयं अपने मुकदमे वापस ले लिए। इसकी क्या वजह थी आप बताएं मुझे? जब एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है एक आरोपी इतने गंभीर अपराधों का, तो आप मुख्तार अंसारी का जवाब दीजिए ना, वो धर्मेंद्र जी से पूछ लेंगे कि इसकी क्या वजह थी।
आपने पूछा आप जब आप मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल किया गया समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? मेरा सवाल बहुत सिंपल और साधारण है। आप मुख्तार अंसारी को क्रिमिनल मानते हैं तो उनके भाई जो क्रिमिनल नहीं है वो अगर पार्टी में हमारी शामिल हुए हैं तो आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं भी तो आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब एक अपराधी जिसके ऊपर 15 गंभीर मुकदमे थे वो मुख्यमंत्री सूबे का बनाया जा सकता है, अगर तो एक किसी अपराधी का भाई राजनीतिक उसमें से अगर शामिल होता है तो आप ही इसका आंकलन कर लें कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। और रही बात जो ये बात आपने कही कि क्राइम और इसको अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात को अगर हम उठाएं अगर, तो उत्तर प्रदेश में जो आज जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो योगी सरकार घिरी है वो लॉ एंड ऑर्डर पर ही घिरी है। जिस तरीके से आप जातिगत आंकड़े चेक कर लीजिए, जो ये एनकाउंटर किए जा रहे हैं ये सब विद्वेषपूर्ण, सिर्फ जो आप जिसने साठगांठ कर ली है, जिससे संरक्षण मिल जाएगा, जो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, उसे तो खुली छूट दे रखी गई है। आज आप हाई कोर्ट की टिप्पणी ही सुन लीजिए, कैसे उन्होंने फटकार लगाई है कि असलहा कहीं बरामद नहीं होता है पुलिस को, वो प्लांट करती है। और जो इसी के चलते क्या हो गया है कि आज अपराधियों में भय नहीं रह गया है और जो सत्ता के साथ संरक्षण में उससे साठगांठ कर ले रहा है वो आराम से जमानत पर स्वतंत्र घूम रहा है। और जो ये क्राइम के डेटा जो अभी उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व में पूरे देश में नंबर 1 पे चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि ये अपराधियों को इस तरीके से बेखौफ घूमने की आजादी दे दी गई। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सवाल धर्मेंद्र जी से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, धर्मेंद्र सिंह जी देंगे। धर्मेंद्र जी, मुख्तार अंसारी को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा कि योगी के ऊपर भी तमाम सारे मुकदमे थे और उन मुकदमों को वापस ले लिया गया, उन पर मर्डर के भी मुकदमे थे, तो ये मुख्तार अंसारी की तुलना योगी जी से करने जा रही है। शालिनी जी पढ़ी लिखी हैं, इनके ससुर जी ने भी राजनीतिक आंदोलन किए और उनके पर मुकदमे हुए, वो वकील भी थे। अगर मुख्तार अंसारी की योगी जी से तुलना कर रही हैं तो मुझे इन पर बड़ी तरस आ रही है। मैंने तुलना नहीं की सर मैंने ये आप अगर योगी जी से आप योगी जी को आपराधिक रिकॉर्ड बता रही हैं तो ये आपको समझना चाहिए तो उन्होंने जनता के आंदोलन में बहुत सारे राजनीतिक, तो इसकी क्या वजह है? मैंने वजह बताई, मैंने किसी की तुलना नहीं की है। 2014 में कांग्रेस ने समर्थन लिया, पांडे जी को शायद नहीं मालूम हो तो जान लें कि 2014 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इसी होटल ताज में आए और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन की घोषणा की और गुलाम नबी साहब यहाँ आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और मैं आपको आदरणीय उपाध्याय जी बताऊं, 2006 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मऊ में दंगा हुआ, खुलेआम मुख्तार अंसारी उस समय समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने 2014 में हमारा किससे अलायंस था वो पूरी घोषणा हुई थी, तब भी मैं प्रवक्ता ही था और प्रियंका गांधी जी के सारे प्रतिनिधि उनका प्रेस से संबंधित सारा काम मेरी जिम्मेदारी पर था, वो मुझे पता है। हमको मत समझाइए आप, नहीं आप झूठ बोलेंगे तो इनको हम बोलने देंगे क्या? जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं ताज में कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बताइए तो मुझे, मैं था आई वाज देयर उस टाइम, बताइए कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था? झूठ बोल के ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला कर बोलो, ये कॉन्सेप्ट मत लगाइए, ये पिट चुका है, ये पिट चुका है। जुमले वाली पार्टी है ये और जासूस वाली पार्टी है ये, अपने ही मंत्रियों की जासूसी करवाते हैं, अपने ही मंत्रियों, अधिकारियों, पत्रकारों की जासूसी कराने वाले लोग हैं ये। मोदी जी से बच के रहियो, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में बड़े कारनामे हैं उनके, मोदी जी के बड़े बड़े कारनामे हैं। हरेंद्र पांड्या कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उनको मार दिया गया। चुनाव का समय है, कोई चुप होगा नहीं और ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी। अभी चुनाव थोड़े से दूर हैं, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, विकास पर चर्चा की, चर्चा थोड़ी गर्म भी हुई, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आपके साथ इसी तरह से संवाद जारी रखेंगे, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।